हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंकुर शर्मा और हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे थे पार्लियामेंट की सीरीज, पॉलिटी सीरीज चला रहे थे, है ना। तो जो पार्लियामेंट है उसकी आज जो पार्ट 4 है उसकी बात करें। पार्ट 4 का मतलब चौथी क्लास है कि फोर्थ क्लास ऑफ द पार्लियामेंट टॉपिक की। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बिल्स इन पार्लियामेंट की पार्लियामेंट में कौन कौन से बिल किस तरह से प्रपोज किए जाते हैं। तो अगर हम पार्लियामेंट में बिल प्रपोज की बात करते हैं एस्पेरेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं दो प्रकार के बिल यहाँ पर देखे जाते हैं, मतलब टाइप्स की बात करते हैं। एक तो होता है कौन से जो पब्लिक बिल होते हैं, जो पब्लिक बिल होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं। पब्लिक बिल का उसको मतलब किसी मिनिस्टर्स के द्वारा अगर वो लाए गए हैं सदन में, तो उनको कहते हैं पब्लिक बिल। अगर वो किसी गैर सदस्य के द्वारा लाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। जो प्राइवेट बिल होते हैं उनके संबंध में ज्यादातर ये होता है कि वो बिल सही रूप में पास नहीं हो पाते, मतलब बहुत कम पास हो पाते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल आ रहा है तो पास नहीं होगा, अब तक हुए भी। ठीक है, तो इसकी हम देख लेते हैं कि बिल्स होते क्या हैं। तो बिल क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस होती है, जो पार्लियामेंट को चलाने के लिए उसको या कोई चीज कानून बनाने के लिए होता है तो वो बिल आता है। लेकिन जब तक उस पर राष्ट्रपति की साइन या राष्ट्रपति की मोहर नहीं लग जाती तो बिल एक्ट में परिवर्तित नहीं होता। मतलब बिल एक विधेयक होता है, मतलब एक प्रपोजल है। मैंने आपके समक्ष रखा कि लीजिए स्टूडेंट, इसको आप देखिए। आप, मैंने कहा कि आज क्लास 7 बजे से होगी सुबह। ये एक बिल है, बिल मतलब एक प्रपोजल है। मैं आपके सामने प्रपोजल लाया। आप क्या है कि आप लोकसभा है या राज्यसभा है, आप लोगों ने पास कर दिया और जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनके पास वो बिल पहुंच जाता है। तो जब वो बिल पर साइन कर देते हैं अपने, तो वो किस में परिवर्तन हो जाता है, एक्ट में परिवर्तन हो जाता है। आइए अब इसको पार्लियामेंट के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। तो पार्लियामेंट के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं तो जो बिल आया है, कोई बिल लाया है, मेंबर हो सकता है या मिनिस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो बिल आया, पार्लियामेंट में आया, मतलब लोकसभा में लाया गया या फिर राज्यसभा में लाया, कहीं भी लाया जा सकता है। लेकिन कुछ बिल्स ऐसे हैं जो सिर्फ कहाँ लाए जा सकते हैं, लोकसभा में लाया जा सकते हैं। जैसे कि मनी बिल के बारे में हमने बात किया था, फाइनेंस बिल के बारे में हमने बात किया। फिर यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी की भी बात होती है और स्पेशल मेजोरिटी की भी बात होती है, उसको भी मैं आपको यहाँ से समझा दूंगा। फिर जब बिल लोकसभा में आया तो लोकसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में चला जाता है। और राज्यसभा में जब वो बिल पहुंच जाता है उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपना मोहर लगाते हैं या उस पर वीटो पावर भी यूज कर सकते हैं। कुछ बिल्स पर वीटो पावर यूज नहीं की जा सकती है। तो कौन कौन से बिल है जिन पर वीटो पावर यूज नहीं की जा सकती, उनको आज लिख लेंगे, समझ लेंगे। फिर और किन किन पर वीटो पावर यूज की जा सकती है उनको भी लिख लेंगे और समझ लेंगे। तो आज का हमारा टारगेट यही रहेगा। जब बिल राष्ट्रपति के साइन अगर वो कर देते हैं, साइन अगर हो जाता है तो बिल परिवर्तन हो जाता है एक्ट में। बिल चेंज इनटू एक्ट, मतलब अधिनियम बन जाता है, मतलब लॉ बन जाता है। फिर वो आ जाता है एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव का कार्य होता है लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करना, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करना, जो कानून बनाया गया है उसका क्रियान्वयन करना। लेकिन जुडिशरी है, जुडिशरी देखता है क्या जो लॉ बनाया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है, मतलब जो विधि बनाई गई है क्या वो विधि के अनुसार बनाई गई है या किसी उचित संस्था ने बनाई है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो जुडिशरी उसको नल एंड वाइड घोषित कर देती है, अवैध घोषित कर देती है, उसको समाप्त कर देती है। तो लेजिस्लेचर हमारे यहाँ क्या बनाती है, कानून बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडीज है। एग्जीक्यूटिव क्या है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज है, लॉ का क्रियान्वयन करने वाली संस्था है या निकाय है। लेकिन जो जुडिशरी है वो लॉ का एडजुडिकेशन करती है, मतलब न्याय संगतता का परीक्षण करती है कि क्या जो कानून बनाया गया है वो सही रूप में सही है या नहीं है। अगर सही रूप में सही नहीं है तो फिर उसे उस हद तक निरस्त घोषित किया जाता है जिस हद तक वो सही नहीं होता है। मान लीजिए कोई बिल है, उसमें 5 या 6 पॉइंट है। उन 5 6 पॉइंटों में से जुडिशरी को लगता है कि जो पहले के 2 पॉइंट है या लास्ट के 2 पॉइंट है ये सही नहीं है, तो उन दोनों पॉइंटों को हटा दिया जाएगा, बाकी जो 3 पॉइंट है वो कानून लागू होता रहेगा। इतना समझ में आ गया। तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, बिल के बाद एक डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसका एक क्लासिफिकेशन बना लेते हैं, फिर अपना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, ये सारे बिल हैं। तो यहाँ तक चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिख लेते हैं इतना एस्पेरेंट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ से एक हेडिंग डाल देते हैं, बिल्स इन पार्लियामेंट, बिल्स इन द पार्लियामेंट या पार्लियामेंट लिख
पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन से बिल हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा ना। बिल इज द प्रपोज्ड, बिल इज ए प्रपोज्ड एक मिनट थोड़ा legislation in either house by an elected by an elective representative representative which becomes an act or law after it is passed. It is passed by both the houses of the parliament and signed by the president of इंडिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि बिल दोनों हाउस में पास किया जाता है, लोकसभा में पास किया जाएगा और राज्यसभा में पास किया जाएगा। नॉर्मल कंडीशन की बात है, हाँ जनरल कंडीशन की बात कर, लेकिन कुछ बिल सिर्फ लोकसभा में लाए जिसकी राज्यसभा में उनके ज्यादा पावर नहीं होती है एस्पेरेंट्स, तो उनके बारे में डिस्कस। तो जब पार्लियामेंट उसको पास कर दी थी, देन उसके बाद पार्लियामेंट के पास, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाता, भारत के राष्ट्रपति के पास चला जाता, महामहिम उस पर साइन कर देते हैं और बिल एक्ट में परिवर्तन हो जाता है। फिर इसे देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स, तो इसमें दो क्लासिफिकेशन आते हैं, कौन सा भैया? एक तो प्राइवेट बिल और एक पब्लिक बिल। पब्लिक बिल और दूसरा आता है प्राइवेट मेंबर बिल। जो पब्लिक बिल होता है वो किसी मिनिस्टर्स वगैरह के द्वारा लाया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट मेंबर होता है वो किसी संसद के किसी दूसरे सदस्य के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं पब्लिक बिल के बारे में और फिर प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में लिख लेते हैं। इसके नीचे ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या पहले एक काम करते हैं, पहले पब्लिक बिल के बारे में लिख लेते हैं, फिर प्राइवेट बिल के बारे में लिख लेंगे। लिखना, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर, introduced by a minister in either of the house, either of the house, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना, इट इज इंट्रोडक्शन, इट इज introduction requires
इज 7 days नोटिस, मतलब आपको 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसी के नीचे लिखते हैं दूसरा पॉइंट इसी साइड में। नेक्स्ट लिखना, इन केस ऑफ ए डेडलॉक कंडीशन, ये इसको रहने देते हैं यहाँ पर, इतना रहने देते हैं क्योंकि आगे फिर से हम डेडलॉक कंडीशन पढ़ाएंगे तो वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट मेंबर बिल की। प्राइवेट मेंबर बिल की लिखना इसमें, इंट्रोड्यूस बाई ए मिनिस्टर और मेंबर, ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द हाउस अदर देन ए मिनिस्टर, अदर देन ए मिनिस्टर, इट इज इंट्रोड्यूस प्रोडक्शन रिक्वायर्स 1 month नोटिस, 1 month नोटिस। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि दो तरह के बिल होते हैं, एक तो प्राइवेट बिल, एक प्राइवेट सॉरी एक तो पब्लिक बिल, एक प्राइवेट बिल, पब्लिक मेंबर बिल या फिर प्राइवेट मेंबर बिल कह सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और वहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ बिल। नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ बिल, टाइप्स ऑफ बिल। ये मेनली 4 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और भैया इधर फोर्थ लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं दोबारा से अपनी उसी स्लाइड पर या उसी काम पर जो पहले से करते हैं। फर्स्ट होता है भैया ऑर्डिनरी बिल, इसको बोलते हैं साधारण विधेयक, और इसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है और डेडलॉक कंडीशन में, मतलब गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। जो आर्टिकल 108 में मैं आपको लिखवाया था कि आर्टिकल 108 में किसका प्रोविजन है, जो संविधान का आर्टिकल 108 है उसका प्रोविजन है डेडलॉक कंडीशन के। डेडलॉक कंडीशन होती क्या है उसको भी मैं आपको समझा दूं। ऑर्डिनरी बिल, दूसरा आ जाएगा मनी बिल, और थर्ड आ जाएगा फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में कर लेंगे। इसको बोलते हैं साधारण विधेयक, ठीक। इसको बोलते हैं धन विधेयक, और इसको बोलते हैं वित्तीय विधेयक, और एस्पेरेंट्स इसको क्या बोलते हैं, संविधान
संशोधन संविधान संशोधन विधेयक इसको बोलते हैं। अब आइए एस्पायरेंट्स एक एक काम करते हैं, एक एक बिल को उठाते हैं, ऑर्डिनरी बिल से स्टार्ट करते हैं और फिर मनी बिल देखेंगे, फाइनेंस बिल देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल देखेंगे। पहले हेडिंग डाल देंगे ऑर्डिनरी बिल। ठीक है एस्पायरेंट्स, तो इस बिल के बारे में लिखते हैं पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ सेम की सेम वैसे ही लिखते चले जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट, एन ऑर्डिनरी बिल is different from other types of second point. It can be introduced in any house of the पार्लियामेंट की, मतलब इसको जो पार्लियामेंट है उसके किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, किसी भी चैम्बर में लाया जा सकता है। अगर आपको पहले में लाना है, क्या बोलते हैं, लोकसभा में लाना है, तो आप लोकसभा में ला सकते हैं। अगर आपको राज्यसभा में लाना है तो राज्यसभा में भी ला सकते हैं। तो लिखना अनलाइक सम अदर बिल्स, unlike some other bills, prior consent या assent लिख सकते हैं of the president is not required for introducing an ordinary bill except for those introduced under Article 3। अंडर आर्टिकल, इसको अंडरलाइन कर लें। तो क्या है कि ये पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की या पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है अगर आप ऑर्डिनरी बिल ला रहे हैं तो। ठीक है, क्यों? अगर आप ऑर्डिनरी बिल ला रहे हैं कोई भी, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल 3 से रिलेटेड जो अल्टरेशन ऑफ स्टेट्स बाउंड्रीज, स्टेट्स नेम्स वगैरह की बात करता है, अगर उससे रिलेटेड कोई आप बिल ला रहे हैं तो फिर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता है, प्रायर कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में आर्टिकल 3 ऐसा आर्टिकल है जो बिल तो ऑर्डिनरी लाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसकी प्रायर कंसेंट की आवश्यकता यहाँ पर होती ही होती है। फिर इसके बाद लिखना इक्वल पावर ऑफ द बोथ हाउसेस इन द, नेक्स्ट लिखना इक्वल पावर of the both houses regarding an ऑर्डिनरी बिल की लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास
बराबर की पावर होती है। अगर आप लोकसभा में लाना चाहते हैं तो लोकसभा में ले आए, अगर आप राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो राज्यसभा में ला सकते हैं। फिर से नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कौन सी? सिंपल। मेजॉरिटी, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी कहां पर? दोनों हाउस में। ठीक है? लिखना इन केस ऑफ डेडलॉक कंडीशन, कंडीशन इज जॉइंट सीटिंग ऑफ both houses कैन बी कॉल्ड, मतलब जॉइंट सीटिंग में बुलाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट यहाँ पे कुछ काम कर सकता है, क्या कर सकता है? एसेंट दे सकता है। एसेंट का मतलब कंसेंट दे सकता है अपनी, या क्या कर सकता है? पॉकेट बीटो यूज कर सकता है। पॉकेट बीटो यूज कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है? सस्पेंसिव बीटो, मतलब जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति क्या काम करेंगे? उसमें स्वीकृति दे देंगे, मतलब अपनी एसेंट दे देंगे, कंसेंट दे देंगे और साइन कर देंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति उसको अपनी पास रख ले, मतलब कुछ समय के बाद और कुछ समय तक क्या काम करें, तो कुछ जवाब ही ना दे, तो उसको बोलते हैं पॉकेट बीटो, मतलब उठा के जेब में पॉकेट में रख लिया। लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए वापस सदन में भेज सकते हैं, मतलब सस्पेंसिव बीटो को यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ये हो गया एक कंडीशन। ठीक है, अब फिर दूसरे की बात करते हैं, नेक्स्ट बिल पढ़ते हैं, मनी बिल। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हेडिंग डालते हैं मनी बिल। दूसरा जो बिल है, मनी बिल के बारे में बात। कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया है कि जो आर्टिकल 110 है उसमें कुछ लिखित प्रावधान है, अगर उनमें से सारे या कोई एक भी बिल में शामिल होगा तो वो बिल क्या होगा? मनी बिल होगा। इसको कौन डिफाइन करता है? मैंने बताया था, स्पीकर इसको जज करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो ना स्पीकर के पास यहाँ पावर होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रोविजन लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखना है एस्पारेंट इसके बारे में, लिखना ए मनी बिल कैन, फर्स्ट पॉइंट, ए मनी बिल कैन ओनली be introduced in the Lok Sabha, in the Lok Sabha with prior assent of the president। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सिर्फ लोकसभा में ही इसको लाया जा सकता है। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट लिखना, आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द लोकसभा, पास्ड बाय द
लोकसभा द मनी बिल is sent to the Rajya Sabha for its recommendation. For its recommendations. फिर लिखना नेक्स्ट, द राज्यसभा, शॉर्ट में लिख दूँ, आ रहे थे ना, द राज्यसभा मस्ट रिटर्न, पहले इसको मैं लिखवा देता हूँ फिर आपको इसमें एक साथ समझा दूंगा, कंबाइन कर दूंगा ना। रिटर्न द बिल विद इट्स रिकमेंडेशन recommendations टू द, शॉर्ट मिल गया, लोकसभा विद इन 14 days विद इन 14 days। तो नेक्स्ट लिखेंगे द लोकसभा, कैसे लिखेंगे, द लोकसभा कैन इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन मेड बाई द राज्यसभा। फिर इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द राज्यसभा कैन नॉट अमेंड ए मनी बिल, कैन नॉट अमेंड ए मनी बिल। ये क्या कर सकती है, सिर्फ सजेशन दे सकती है, जो मैंने लिखवाया उसको मैं बताता हूँ कहाँ पे लाया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है मनी बिल, वहीं पर पास किया जा सकता है। लोकसभा के पास होने के बाद कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 डेज का टाइम दिया जाता है, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर, 14 डेज के भीतर, विद इन 14 डेज अपनी रिकमेंडेशन लोकसभा को भेज देती है, तो लोकसभा उनको जरूरी नहीं कि माने। अगर लोकसभा को लगता है कि मानना चाहिए तो मान सकती है, अगर लगता है कि नहीं मानना चाहिए तो नहीं मानेगी। लेकिन अगर 14 डेज के भीतर या विद इन 14 डेज राज्यसभा उस पर कोई भी निर्णय नहीं लेती है, मतलब ना तो रिकमेंडेशन देती है ना उस बिल को वापस भेजती है, तो वो बिल पास मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मनी बिल के संबंध में, रिगार्ड में जो राज्यसभा है उसका बहुत कम रोल है, या ना के बराबर रोल है ना। उसका पास भेज रहे हैं, वो पास कर दे रहा है तो भी पास मान रहे हैं, अगर वो पास नहीं कर रहा है तो भी पास ही मान रहे हैं, तो फिर उसकी ज्यादा वैल्यू है नहीं मनी बिल के रिगार्डिंग में। फिर इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट, तो जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो जाता है तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट साहब क्या क्या इस बिल के संबंध में कर सकते हैं। फर्स्ट, ए मनी बिल, ए मनी बिल once passed by parliament is presented to the president for their
assent the president then declare whether they are granting assent to the bill या फिर withholding it। और यहाँ पर मेजॉरिटी कौन सी आती है? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है। और डेडलॉक कंडीशन जॉइंट सीटिंग नहीं होती है। डेडलॉक कंडीशन क्या होती है इसको भी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो डेडलॉक कंडीशन होती है, इसका मतलब ये है कि एक हाउस तो किसी बात को मान जाए और दूसरा हाउस फाइनली उस बात को ना माने। मतलब कोई बिल है लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ, या कोई बिल है जो राज्यसभा में पास हो गया लोकसभा में पास नहीं हो रहा है, तो मतलब आपसी मतभेद हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, एक साथ बिठा लेते हैं दोनों लोगों को और वहां पर सिंपल मेजोरिटी की कंडीशन हो जाती है। डेडलॉक कंडीशन में जो जॉइंट सीटिंग सिर्फ दो ही बिल में बिठाई जा सकती है, या ये याद रखना। पहला जो ऑर्डिनरी बिल है वहां पर, जो साधारण विधेयक वहां पर। दूसरा जो फाइनेंशियल बिल है, जो फाइनेंस विधेयक है, जो वित्त विधेयक है एक्सपेंस, वहां पर दो जगह जॉइंट सीटिंग। और सिंपल मेजॉरिटी ऑर्डिनरी बिल में भी लाई जाती है, सिंपल मेजॉरिटी मनी बिल में भी लाई जाती है, सिंपल मेजॉरिटी जो फाइनेंशियल बिल है वहां भी लाई जाती है। और स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ पर लाई जाती है? वो एक ही बिल में लाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इतना याद रखना। तीन जगह जॉइंट सीटिंग, सॉरी दो जगह जॉइंट सीटिंग है, मनी बिल में नहीं है। और अगर जॉइंट सीटिंग की बात करें तो दो जगह है, तो ऑर्डिनरी बिल में और दूसरा जो फाइनेंशियल बिल है वहां पर। अगर हम बात करें सिंपल मेजॉरिटी तीन बिल में है, तीन बिल में कौन सा? मनी बिल में है, ऑर्डिनरी बिल में है और जो फाइनेंशियल बिल है उसमें। तो फिर स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ है? जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वहां पर क्या यूज की जाती है? स्पेशल मेजॉरिटी यूज की जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में डालेंगे फाइनेंशियल बिल। वित्त विधेयक। ठीक है, इसके संबंध में लिखते हैं, वित्त विधेयक के बारे में बता। जो ये मनी बिल की तरह होता है, अगर इसमें कुछ 110 आर्टिकल 110, लेकिन ये 117 में बताया गया, आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 वहां पर क्या बताया गया है कि अगर कोई विधेयक आर्टिकल 110 के भी उसमें कुछ प्रोविजन है लेकिन कुछ 117 के भी प्रोविजन है तो फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में लाया जाता है। मतलब फाइनेंशियल बिल जो है, जो फाइनेंस बिल है वो मनी बिल भी होता है, ये मान लीजिए। इतना लिखते हैं। फिर इसमें लिखना इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप का यहाँ से मैं आपको लिखवा देता हूँ थोड़ा सा कुछ, तो लिखते हैं। ए फाइनेंशियल बिल includes provisions given under article 1110 which defines money bill along with some other
प्रोविजंस, सम अदर प्रोविजंस। अब इसकी देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है, इसकी बात कर लेते हैं प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर फर्स्ट तो वही है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो इसको लिख लेते हैं, इट कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाय प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर बाई की बजाय अगर हम इस पे विद यूज कर लें ना, तो ये सही है, विद। और यहाँ पर मेजॉरिटी क्या है उसकी बात कर लेते हैं। मेजॉरिटी है पेरेंट्स यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं। और यहाँ पर जो डेडलॉक कंडीशन है वो हो सकती है ना, डेडलॉक कंडीशन जॉइंट सीटिंग, ऐसे लिख लेते हैं। जॉइंट सीटिंग कैन बी कॉल्ड, कैन बी कॉल्ड, यहाँ पर बुलाई जा सकती है। अब राष्ट्रपति इस पर क्या कर सकते हैं, अपनी सहमति दे भी सकते हैं और अपनी सहमति रख भी सकते हैं। लेकिन अपनी सहमति को सिर्फ एक बार वापस भेजेंगे। अगर एक बार वापस भेज दिया, अगर संविधान ने सॉरी कह रहा हूँ संसद ने उसको पुनः पास कर दिया, चाहे उसमें कोई प्रोविजन घटाया है बढ़ाया या नहीं भी घटाया है, तो फिर क्या काम करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अपनी इस पर स्वीकृति देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। तो ये कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द both houses of the parliament। और इसमें प्रायर प्रायर असेंट या प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। प्रायर परमिशन इसमें रिक्वायर नहीं है, ठीक है, ठीक है। और इसके और लिख लेंगे, ये जो आर्टिकल है इसके भी लिख लेंगे। ये आर्टिकल कौन से में बताया गया है, कलर चेंज कर देते हैं। आर्टिकल 368 में 368 में बताया गया 368 में। तो लिखना है इसमें नीचे नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ
जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग, इट नीड टू बी पास्ड in both the houses, by a special majority. स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि प्रेजेंट इन वोटिंग का नॉट लेस देन टू थर्ड, मतलब 66% से अधिक वहां पर सदस्यों के द्वारा हाँ किया जाना चाहिए, तो ये बिल यहाँ पर पास हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रेसिडेंट हैज टू sign or give assent to the constitutional amendment bill he cannot withhold his assent or return the bill for reconsideration, री लगाएंगे, रिकंसिडरेशन ऑफ, या टू लिख सकते हैं, ऑफ द पार्लियामेंट। तो यस पेरेंट्स, ये देख लेते हमने बिल, सारे बिल, ठीक है। तो इस बिल में हमने फिर से मैं बता देता हूं कि जो आर्टिकल 110 है वहां पर बताया गया है मनी बिल के, लेकिन जो तीनों प्रकार के बिल हैं, तीनों प्रकार के बिल कौन से, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो इन बिल में नहीं आता उसको ऑर्डिनरी बिल माना जाता है। ऑर्डिनरी बिल में मेजोरिटी कौन सी, सिंपल मेजोरिटी, अगर डेडलॉक कंडीशन हो जाती है तो जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन है, राष्ट्रपति वहां पर अपनी एसेंट दे सकते हैं, पॉकेट वीटो यूज कर सकते हैं और सस्पेंसिव वीटो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की प्रायर कंसीडरेशन, सॉरी प्रायर परमिशन की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर वो बिल आर्टिकल 3 के संबंध में नहीं है, पहला पॉइंट ये हो गया ऑर्डिनरी बिल के बारे में। फिर आता है मनी बिल। मनी बिल डिफाइन किया गया है संविधान के आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में जो प्रोविजन दिए गए हैं, अगर उन प्रोविजन से संबंध में कोई बिल आता है तो उसको मनी बिल समझा जाता है। मनी बिल को केवल कहाँ लाया जा सकता, प्रायर कंसिडरेशन ऑफ या प्रायर परमिशन के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। फिर उसके बाद उसको केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में पास होने के बाद सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, सिंपल मेजोरिटी के बाद पास होने के बाद वो भेज दिया जाता है राज्यसभा, और राज्यसभा को टाइम पीरियड दे दिया जाता है 14 डेज। विद इन 14 डेज में अगर राज्यसभा कोई अपने रिकमेंडेशन लोकसभा को देती है तो लोकसभा मान भी सकती है और नकार भी सकती है, लेकिन अगर वो 14 दिन के प्रायर नोटिस के बाद भी विद इन 14 डेज में कोई रिकमेंडेशन नहीं देती है तो भी बिल को पास मान लिया जाता है और राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले ही परमिशन दिया हुआ, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा गया। फिर आ जाता है वहां पर जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। फिर आता है फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ एस्पायरेंट, तो फाइनेंशियल बिल को केवल केवल कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, जो आर्टिकल 1 में सॉरी आर्टिकल 1110 110 में और आर्टिकल 117 117 में कुछ प्रोविजन है, उन दोनों से संबंधित कोई इसमें प्रोविजन होता है बिल में, तो उसको फाइनेंशियल बिल में रखते हैं, वित्तीय विधेयक में रखते हैं। इसको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के पश्चात ही
केवल और केवल लोकसभा में रखा जाता है। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। यहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा भेज दिया जाता है। वहां से पास हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अगर डेडलॉक कंडीशन यहाँ पर होती है एक्सपायरेंट, तो फिर डेडलॉक कंडीशन यहाँ होने पर दोनों सदनों की, लोकसभा की और राज्यसभा की, दोनों सदनों की जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। और दोनों सदनों की जॉइंट सीटिंग में भी ये बिल जो है ये पास होना चाहिए। किसके द्वारा? सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए। फिर आ जाता है कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। आर्टिकल 368 में बताया गया, 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया कि जो बिल संविधान के प्रोविजन में अमेंड करने के, संशोधन करने के उद्देश्य से, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ प्रोविजन को चेंज करना है, उनसे संबंधित बिल लाया जाता है। तो कहाँ लाया जाएगा? वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। मतलब दोनों पावर, जो दोनों हाउस है उनकी इक्वल पावर है रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर आपको पहले लोकसभा में लाना है तो आप लोकसभा में ला सकते हैं, अगर आपको राज्यसभा में लाना है तो आप राज्यसभा में ला सकते हैं एस्पायरेंट। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इसको पास किया जा सकता है। तो जितने भी मैंने अभी आपको 3 बिल पढ़ाए, तीनों बिलों में सिंपल मेजोरिटी थी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वहां पर क्या है? वहां पर सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउसेज जिसमें भी रख रहे हैं। लोकसभा में रख रहे हैं तो 543 का 2/3, और राज्यसभा में ला रहे हैं तो 245 का 2/3 की बात करते हैं, प्रेजेंटेड वोटिंग वाले की। तो यहाँ पर अगर ये पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और राष्ट्रपति इसको परमिशन देने के लिए क्या है? बाइंडिंग है, बाध्य है, वापस नहीं भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन वगैरह के लिए, या फिर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित नहीं रखते। मतलब पॉकेट वीटो का भी यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आज जो हमने पढ़ा, ये बिल हमने पढ़ लिया था। इसकी एक समरी हम बना लेते हैं और फिर यहाँ से क्लास को ऑफ की तरफ चलते, ऑफ कर देते हैं। चलिएगा। पार्लियामेंट पार्ट 4, यहाँ पर हमने पढ़ा बिल। इस बिल में हमने 4 बिल पढ़े हैं, उन चारों के नाम लिख लें। पहला, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है। दूसरा, मनी बिल। और थर्ड, फाइनेंस बिल। ठीक है। और लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। ठीक है। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात कर ली। ये कहाँ पर है? लिख देता हूँ 110 में, आर्टिकल 110 में। फाइनेंस बिल कहाँ पर? आर्टिकल 117 में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहाँ पर? आर्टिकल 368 में। तो यहाँ से क्वेश्चन इनकी मेजोरिटी के लेके पूछा जाता है, या इनके प्रोविजन को लेकर पूछा जाता है, इनके प्रोसेस से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इनका आर्टिकल से क्वेश्चन। तो आज जो हमने डिस्कस किया, ये एकदम से ओपन डिस्कस किया, बिल्कुल एकदम इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर बिल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज लिख लेंगे यहाँ पर, डेडलॉक कंडीशन, जो मैंने आपको समझा दी थी। लिखवाने की जरूरत उसको है नहीं, आर्टिकल 108 में। फिर से मैं बता देता हूँ कि मतलब लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा उसको नकार देती है, या राज्यसभा पास कर देती है, लोकसभा उससे सहमत नहीं होती है। तो एक सदन सहमत हो जाता है, एक सदन सहमत नहीं होता, तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। जैसे आपके भी संबंध में होता है ना कि आप में से कुछ लोग किसी चीज को मान लेते हैं और कुछ चीज किसी चीज को नहीं मानते, तो दोनों लोगों को एक साथ बिठा दिया जाए, है ना, दोनों लोगों को एक साथ बिठा दिया जाए और दोनों लोगों से सिंपल मेजोरिटी से पास करा लिया जाए, मतलब हाँ करा लिया जाए। जैसे एक क्लास एक है, एक क्लास बी है,
दोनों में कोई बिल लाया गया तो पहली क्लास कहती है ये चीज़ें, दूसरी क्लास कहती है वो चीज़ें, दूसरी क्लास कहती है ये चीज़ें, दूसरी पहली उसको मानती नहीं है। फिर क्या काम करते हैं, एक हॉल में बुला लेते हैं कि आ जाइए, क्लास ए के भी एस्पायरेंट आ जाइए और क्लास बी के भी एस्पायरेंट है। ये भी बुला लेते हैं, लोकसभा की अध्यक्ष बुला लेते हैं किसको, लोकसभा के लोगों को, सदस्यों को, और राज्यसभा के लोगों को, और दोनों की ज्वाइंट सीटिंग करा दी जाती है। और वहां पर भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि सिंपल मेजोरिटी कहाँ कहाँ लगाई जाती है, डेडलॉक कंडीशन में ज्वाइंट सीटिंग कहाँ कहाँ भेजी जा सकती है, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ जरूरत होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए एकदम से स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते चलिए, है ना। और इसके साथ साथ एक शायरी की मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। फिर से बताता हूँ, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।